खबर नशर के साथ मैं हूं नुसरत जावेद। अपने भाई अदनान हैदर से एक मरतबा फिर मैंने इंट्रो उचक लिया है। उसकी वजह लेकिन ये नहीं है कि आज भी हमारे पास कोई मेहमान खसूसी है, आज ऐसा वाक़या नहीं है। मैंने इंट्रो इसलिए उचक लिया है कि पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना जनाब इसहाक़ डार साहब ने आज दिन का तकरीबन आगाज़ होते ही हमारे ऊपर पेट्रोल बम गिराया है। 20 रुपए के करीब उन्होंने डीजल और पेट्रोल की कीमत में फी लीटर इजाफा कर दिया है। ये खबर अदनान भी आपको बता सकता था, लेकिन इंट्रो मैंने इससे इसलिए उचका है कि कल मैं इसके साथ बहस करता रहा कि मेरे भाई मुझे 90 दिनों के अंदर इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे। आज जिस तुम तराक से ऐलान किया है डार साहब ने, इसने मुझे कन्विंस कर दिया है। ये मेरी दानिस्त में ये पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का ऐलान नहीं मेरे भाई, ये इलेक्शन मुअख्खर करने का नोटिफिकेशन है। अब आप बताइए, ये आपने कौन सी कड़ी कहाँ जोड़ दी कि पेट्रोल की कीमत बढ़ रही है और आप कह रहे हैं कि ये ऐलान है इलेक्शन को डिले करने का। जी हाँ, समझ नहीं आ रही भाई मेरे, अगर वाकई डार साहब ने 90 दिनों के बाद आवाम में जाना है वोट मांगने, तो ये हरकत आज ना करते ना भाई। कौन सियासतदान ये करेगा कि मैंने ये आपका अंदाजा है, कोई मंतकी बात तो अंदाजा नहीं है, मंतक नहीं है भाई। जिसने वोट मांगने हैं वो तो कहता है कि भाई साहब मैंने जितना आपका खून निचोड़ना था निचोड़ लिया, अब मैं अच्छा बच्चा बनूंगा। ये वजूहात थी। फिर वो इंतहाबी मुहिम में जाके लोगों के पांव पकड़ता है, उनसे माफी मांगता है और कहता है कि लेकिन हमने रास्ते ढूंढ लिए हैं, बस अब हमें वापस भेजें आप इख्तिदार में, हमने जो कड़े फैसले लेने थे वो ले लिए। ये मुझे समझ नहीं आ रही है कहानी आपकी। दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा होता है कि महंगाई इसलिए बढ़ाई जा रही है भाई कि इलेक्शन को डिले कर दिया जाए? दुनिया के किसी मुल्क में ऐसे भी नहीं होता कि एक सियासतदान इंतहाई डिटाई से कहे कि मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मेरे गरीब शहरियों, मैं ये कीमत बढ़ाने पे इसलिए मजबूर हूँ कि मैंने IMF से वादा किया था। वो ये नहीं कहता कि 25 करोड़ जाहिलो, ये वो जो हबीब जाली साहब का उस जमाने में 10 करोड़ थे, ये जो 10 करोड़ हैं जहल का निचोड़ हैं वगैरह वगैरह। मैंने यार कुछ आप लोगों से भी वादे किए थे, वो भी तो गिनवा देते कि मैंने कौन से पूरे किए। सर साहब, आई एम सॉरी। आपके तज्जिए की मैं हमेशा से कदर करता हूं, लेकिन मेरे भाई एक शख्स जिसके पास पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज्यादा तजर्बाकार वजीर खजाना, जिसको माशी अमूर, आपके लाख इख्तलाफ होंगे इसहाक डार से, बट आपके पास एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है और उसकी माशी पॉलिसी इलेक्शन में ताखीर का बाइस बन रही है। भाई साहब देखिए, बात सुनिए मेरी, आपका तजुर्बा बहुत होगा जैसे मेरा भी होगा, लेकिन कुछ चीजें मुझे नहीं पता उनका, तमाम तर तजुर्बे के बावजूद। मसला ये है कि मैं डार साहब का इंतहाई इज्जत और एहतराम का मेरा रिश्ता है, आज भी है, लेकिन मैं पहले सियासतदान हूं और बाद में मेरा किसी के साथ इज्जत, सॉरी सहाफी हूं, बाद में मेरा किसी के साथ इज्जत और एहतराम का रिश्ता है, ठीक है भाई साहब। अर्ज ये है कि आपको IMF हरगिज ये नहीं कहती कि आप फला फला चीज के नर्ख बढ़ाएं। IMF कहता है नहीं, आप पढ़ें, डील पढ़ें, तो उसमें लिखा है टैक्स, यार खुदा के लिए वो ये कहते हैं कि देखिए आपके ये अखराजात हैं, इनको पूरा करने के लिए आप जो तरीका अख्तियार कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं है। आप बैरूनी कर्जों पे इंसार कर वगैरह वगैरह वगैरह। आप ऐसा कीजिए, या तो अखराजात यानी कम कीजिए, या हमें ये तरीका बताइए कि आप अपने वसाइल से यानी अपने तौर पर टैक्स कलेक्ट करके आप ये अखराजात कैसे पूरे करें। अच्छा, वैसे मुझे कभी कभी शक, वो कभी ये नहीं कहते कि आप इस गिलास की कीमत बढ़ाएं, प्लीज। यानी हर बात का इल्जाम जो है IMF को देना वो बड़ा अच्छा फैशनेबल लगता है जी, अमरीकी साम्राज्य मुर्दाबाद, IMF ये वो, बट नो। क्या डार साहब अगर इतने ही तजुर्बाकार हैं तो इस तमाम अरसे में मेरे प्यारे भाई
یہ نہیں معلوم کر پائے کہ یار آج نہ بڑھائے 20 روپے ہاں لیکن یہ 20 روپے کی جو رقم ہے یہ فلاں جو شعبہ ہے یار اس پہ اگر تھوڑا سا 2% 1% کوئی اضافی ٹیکس لگا دیا جائے تو شاید آئی ایم ایف نے کبھی آپ کو ٹارگیٹڈ سبسڈی سے منع نہیں کیا. نصرت صاحب ڈالر کا ریٹ بڑھا, پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھی, تو یہ ایک وائس ڈیسیژن ہے کہ آپ کو قیمتیں بڑھانی ہیں. جی جی یہ ان کا عقل مندانہ یہ آپ کو آج آئی ایم ایف نے اچھا جی IMF اتنا عقل مندانہ فیصلہ تھا کہ میں آپ سے انٹرو جو ہے اچک کے میدان فریاد وہ تو کر آپ کو کے شوق تھا کہ ماتم کرا. ہاں جی ظاہر ہے میں کبھی ٹی وی پہ نہیں آیا, میں نے کہا جی میں ذرا پہلے انٹرو دے لوں تو یہی کر کے ہیرو بن جاگا چھڑنا یار. بس ایک تو میں رو رہا ہوں میرا مذاق اڑانے کے چکر میں پڑ گیا, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تو اچک کے بول رہا ہوں ہاں نام نہاد الجلی. کل جو مجھے بار بار آپ میرے یہ کہتے رہتے اور مجھے آپ میں چڑھ جاتا ہوں, میرا خون کھولنا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے منتخب کردہ نمائندے آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں کتنے لوگوں نے اس کے خلاف دہائی مچائی. ایک نام تھا ان کا صلاح الدین, تعلق ہے ان کا ایم کیو ایم سے, اور آپ مجھے اینٹی ایم کیو ایم کل ثابت کر رہے تھے. میں نام لے رہا ہوں جب انہوں نے اچھی بات کی ہے تو ٹھیک ہے. دوسری طرف میرے اور تمہارے ووٹوں سے آئے لوگوں کی ترجیح کیا تھی, اس حکومت کی ترجیح کیا تھی؟ اس سے پہلے انہوں نے 24 نجی یونیورسٹیوں کو پاس کرنے کے قانون بنائے, آج 13. تو اچھی بات ہے, تعلیم عام ہو رہی ہے نصرت صاحب. تعلیم مطلب آپ اس ملک میں اگر یونیورسٹیاں بن رہی ہیں, تعلیم فروخت کرنے والے سیٹھوں کے پیٹ عام ہو رہے ہیں, کھر رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں. ان کے لیے لوگوں کو بے وقوف بنانے کے مزید یہ کیا آکسفورڈ اپنا بن رہی ہے؟ نہیں. خیر اس کے باوجود جب ہوئے تو جوتوں میں آپ دال بٹ رہی ہے. مسلم لیگ نون کے ذوالفقار علی بھٹی صاحب وہ کھڑے ہو گئے, اور اس سے زیادہ ڈٹ کے کھڑے ہو گئے قادر مندوخیل صاحب پیپلز پارٹی کے. انہوں نے کہا جی گنتی کروائیں. آپ کو پتا ہے بجائے گنتی کروانے کے ڈپٹی اسپیکر صاحب نے اجلاس مؤخر کر دیا. اس کا مطلب ہے ڈپٹی اسپیکر انٹیلیجنٹ تھے. ایک بات انٹیلیجنٹ نہیں تھے. بات یہ ہے کہ ان کو پتا ہے, یہ بھی شو کر رہی. آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ بات لوگوں سے چھپی رہے گی کہ جب آپ ایک طرف تو آپ پیسے بڑھا رہے تھے, اور مجھے افسوس ہو رہا ہے, دیکھو میں تمہیں دیانتداری سے بتاؤں کہ مجھے آپ سے انٹرو اچک کر مجھے ایک دم سے ایک سیاپا فروشی, میرے پیارے میری بات سن لو اگر آپ مجھے اجازت دو. میں سیاپا فروشی پہ آج کے دن مجبور ہوا ہوں, اور بخدا میں خوش محسوس نہیں کر رہا. بطور صحافی ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کہ یار خبر یہ نہیں کہ کتے نے آدمی کو کاٹا, خبر یہ ہے کہ آدمی نے کتے کو کاٹ دیا. مین بائٹس دا ڈاگ. اچھا میری عمر میں جو جماندرو صحافی ہیں وہ اور زیادہ سینک ہو جاتے ہیں, سڑے ہوئے ہر وقت سیاپا فروشی کرنا, ماتم کنائی کرنا. بخدا میں تمہیں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں عدنان, آج دل سے بہت خوش تھا کہ یار چلو تمام تر خبروں کے باوجود فیوچرسٹکلی اسپیکنگ دنیا کی ایک منرل کی تقریباً مونوپولسٹ اجارہ دار کمپنی ویری گولڈ وہ پاکستان میں آئی ہے, اور ایک اس کی معاونت سے غالباً اسپانسرشپ سے شاید آپ نے سارا دن وہاں گزارا. آپ یقین مانیں آج کا دن میں بجائے آپ سے انٹرو اچکنے کے, میں ایک مؤدب صحافی کی طرح بخدا میں اب آپ کو سیریسلی کہہ رہا ہوں, اگر آپ میری بات پہ اعتبار کر رہے ہو تو میں کہتا عدنان بھائی پلیز یار مجھے تفصیلات بتاؤ, جس کانفرنس میں آپ نے سارا دن گزارا اس میں کیا 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 ہوا, بجائے میں یہ سیاپا کر رہا ہوں. لیکن آپ نے کنفیوز کر دیا میرے سننے والوں کو اور عدنان حیدر کو. اس شخص کے سابق وزیر اعظم نے 6 مہینے پیٹرول پہ سبسڈی دی. نصرت جاوید ہر تیسرے دن اٹھ کے کالم لکھ دیتا تھا اس ملک کے ساتھ زیادتی ہو گئی, اس معاشی وہ کیا مائن لکھا تھا آپ نے لفظ, مائننگز بچھا دیے گئے, مائنز بچھا دیے گئے, بارودی سرنگ, بارودی سرنگ. ہاں صحیح جی. بات سنیں, اس نے پیٹرول کی قیمتیں روکی عوام کو ریلیف دینے کے لیے, آپ کو وہ بھی برا لگتا تھا. آج دار اگر معاشی دباؤ اوپر آیا اس کو نیچے تک وہ فلوٹ کر رہا ہے ایز اے وائس فائنینشیل ایکسپرٹ, آپ اس کو بھی برا کہہ رہے ہیں. تو میرے بھائی یہ کیا صحافت ہوئی کہ آپ ایک طرف اس کو برا کہہ رہے ہیں. فرق ہے, ان صاحب نے منجمد کی پلیز کہ بالکل
एक पैसा नहीं बढ़ेगा, प्लीज। दूसरी तरफ ये है कि आपको लीवे रखते हैं फ्लेक्सिबिलिटी का। मैं ये कहता हूं कि अगर कोई शख्स, और मैं उसकी पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन निकाल रहा हूं, गुज़श्ता जो साबिक वजीर आजम थे उनके क्लियर इंटेंट थी कि अच्छा बच्चू हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, लिहाजा उन्होंने फ्रीज कर दी। ठीक, अब इनके पास एक चॉइस है ना, 9 को भेजना चाह रहे हैं ना तहलील। हाँ। अगर वाकई वोट मांगने में संजीदा होते, हाँ, तो आज असेंबली की तहलील करने की दरख्वास्त दे दें और 2-3 दिन बाद निगरान हुकूमत आए वो बढ़ा देती, क्या हर्ज है। अब इसके दो ही हैं, या तो डार साहब असल मालकान को ये साबित करना चाहते हैं हमारे हमसाए शहर से लेकर वाशिंगटन तक लोकल और आलमी इस्टेब्लिशमेंट को, जनाब हुकूमत करो, जो कहोगे कर दूंगा। मुझसे अच्छा कसाई दुनिया में नहीं पैदा हुआ, अगर अवाम को ज़िबा करना है हैं? तो वो जो एक तजवीज़ आ रही है कि आइंदा 9 महीनों तक मुझे रखा जाए, सुन लो, या तो उस पर अमल करो, या उन्हें मायूसी। तो उन्होंने कहा अच्छा सानू नहीं कबूल किया जो, तो फिर ए कैसा है, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ या ਕਿ बदला आज- ले रहे आज- हैं। आज ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇਤਮਾਦ में नहीं लिया गया। लिया गया होगा, उनकी मर्जी के बगैर तो नहीं हो सकता, लेकिन बहरहाल डार साहब की अच्छा, अपनी वैसे एटॉनमी डार है, साहब- नहीं, डार साहब- डार साहब की अपनी एटॉनमी बदला- है, एंड यू नो द रीजन। बदला किहड़ी शायद ले रहे बदला या फिर ये कि उनको क्लियर इंडिकेशन हो गई है कि उन्हें केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जा रहा, या ये इनमें दरमियान की कोई एक चीज़ सवाल मैं पूछूंगा फिर मैं जरा आता हूँ ये माइनिंग वाले बैरक गोल्ड पे। महंगाई एक बहुत बड़ा मसला है, नो वन इज डिनाइंग दैट। ये सिर्फ नून लीग के गले पड़ेगा, ये जो 13 इत्तेहादी हैं इस मुल्क के सारे इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए कि वजीर खजाना सी, हमारे यहाँ एक बहुत मशहूर 2 भाई होते थे, अनायब हुसैन भट्टी और कफायत हुसैन भट्टी। हाँ। वो थे कैफी साहब का एक इंटरव्यू हुआ रेडियो पाकिस्तान लाहौर पे, वो मैं बदनसीब ने खुद सुना। अच्छा। उन्होंने कहा जी आपके पसंदीदा अदाकार, उन्होंने कहा इंडिया दिलीप कुमार पाकिस्तानी भजन हुसैन भट्टी। उन्होंने कहा जी आपके जी पसंदीदा सिंगर, उन्होंने कहा इंडिया ज रफी पाकिस्तान भजन। उन्होंने कहा डायरेक्टर, उन्होंने कहा तो मैं ही सो ये हिसाब है। अगर इसको तुम डार साहब की एक्सपर्टीज कहते हो, वो कहते हैं कि जी अच्छे मैं थे वो लंदन में अपने। वैसे आपको लगता नहीं कि इन्होंने जिस तरह माशी बेड़ा गर्क किया इस मुल्क का, इससे तो अच्छे पिछले थे। नहीं, मैं इस इंतहा तक भी नहीं जाऊंगा। बिल्कुल फेयर बात करते हुए ये बात एक फैक्ट है कि पाकिस्तान दिवालिया के करीब पहुंच चुका था, और IMF से ये वादा करके जो इन्होंने खुद, मैंने तो नहीं लगाया था ना हफीज शेख साहब को, इन्होंने लगाया था अपने अरस्तुए मईशत को सैक करके असाब को व्हाट्सएप के जरिए। अब ये एक और डिबेट है कि हो सकता है ठीक है किसी के ना। कहने पे लगाया हो, या किसी के कहने पे लगाया हो, चले यूं भी कह लेते हैं, कोई इसमें हर्ज नहीं है। सेम पेज की बरकतों से लगा दिया होगा, चले मान लेते हैं। हा? तो भाई अगर उन्हें लगाया तो वो जो मुआहिदा हुआ था वो अदनान हैदर और नुसरत जावेद के माबैन नहीं हुआ था, वो मुआहिदा हुआ था रियासत व हुकूमत पाकिस्तान का आलमी मईशत के निगहबा इदारे IMF के साथ। उन बातों से अगर आप रूगर्दानी करोगे तो यही होना था जो हो रहा है। उसके बाद जब ये आए तो ये लो, अब इनका वाकया सुनो। आपको याद है ये जब बिलाखिर जाके जब वजीर आजम साहब ने यूं करके, मुझे शर्मिंदगी महसूस हुई तमाम तर उसके, यार बहरहाल पाकिस्तान के वजीर आजम है, जिनको आप बहुत ताकतवर कहते रहते हैं, वो IMF की MD के पीछे यूं यूं तरले मिलता के रफ्तार। अच्छा, कभी-कभी सुनो मेरी बात सुन लो ना। अब उससे पहले ये क्या तड़ी लगा रहे थे, वो प्लान B है। इसाक डार साहब, हाल ही में मैं तुम्हें जिम्मेदारी से कह रहा हूं 30 से 35 टॉप बिजनेस के लोग, कहाँ किस शहर में ये वाकया हुआ मैं ये जिक्र नहीं करूंगा, सब लोग चले गए, मीडिया को, अफसरों को निकाल दिया गया। तो एक बहुत बड़े बैंकर ने, जिनका नाम मियां मंशा नहीं है, तो शुक्र है ये दास्ता है। उन्होंने, मैं इसलिए कि लोगों का नाम बन जाए, उन्होंने वजीर आजम से बहुत संजीदगी से पूछा कि नहीं जी अब तो आपस में रह गए, सर है तो दसो प्लान B की सी, वो क्या मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, कैमरे में कह रहा हूँ, मुझे वरना मैं कहूंगा कि ये तकरीब कहाँ थी, ये सवाल करने वाला कौन था और वगैरह वगैरह। पूरे सबूत हैं, पूरे सबूत हैं। खुदा का वास्ता है, ये क्या कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। एक मेरा कमेंट मैं तो करना चाहता हूँ, उससे थोड़ा रिस्पॉन्स चाहिए।
سر مجھے لگتا یہ ہے جو نعرہ لگایا اس نون لیگ والوں نے کہ ہم نے سیاست قربان کر دی ریاست بچانے کے لیے، پچھلے 4 دن سے آپ ان کے اس نعرے کو بھرپور جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ سیاست میں سیاست کو قربان کرنے کے لیے آتے ہیں؟ دنیا میں کون سا سیاستدان ایسا ہوا ہے؟ ایک کا نام بتاؤ. یہ تو 2 نمبری ہوتی ہے. ریاست بچانے آئے ہیں. ریاست بچانے کوئی نہیں آتا، سیاست بچاتے ہو پہلے تو. یعنی سیاست قربان کی ریاست بچانے کے لیے یہ بولا ہے انہوں نے، اور آپ وہی باتیں اس انہوں نے کیا لوسٹ بڈ دی تھی ریاست کی؟ یہ ریاست کے مامے لگتے ہیں، ایسے 2 نمبری کرتے ہیں. انہوں نے صرف یہ ثابت کیا ہے کہ ان کی ابھی تک یہ مشہوری تھی کہ یار پاکستان اگر مشکل حالات سے ہو نا، یار آپ بڑے کاروباری آدمی نے، تو پتا اتفاق یار کوئی نہ کوئی جگاڑ کر لیندے نے. اس دفعہ انہوں نے یہ ثابت کیا یہ اس قابل بھی نہیں ہے. یہ بھی 2 نمبر کی مشہوری تھی. ایسے ہی تھے. اچھی خبریں. چلو اچھی اور خبر یہ اچھی بات ہے، بلکہ میرا خیال ہے کہ قوم کو کم از نہیں، کم اب اچھی خبریں اس نہیں ہیں سر. چورن سے تو نجات ملی کہ اکنامک مسائل کا حل ان کے پاس نہیں. ثابت آپ ہو نے خود کہا ہے کہ ڈیفالٹ سے بچایا نصرت صاحب، ابھی 4 منٹ پہلے آپ نے وہ کہا تو ہے. پاویں کل سے میری وہ کسی اچھے مناسب بیوروکریٹ کو بھی بٹھا دیتے تو وہ بھی کر لیں. اچھا چلو ایک کریڈٹ تو دے دیں. آج جو سیمینار ہوا نہیں وہ تو میں نے کہا کہ میرا تو موضوع ہی یہ ہوتا. ہاں وہ بتاؤ اس کی بیرک تفصیل گولڈ اگر کے کوئی ساتھ ہے ہمارے تو 3 بتاؤ MOUs بیرک گولڈ کے ساتھ Excellent. ہمارے 3 MOUs سائن ہوئے. اچھی بات یہ تھی کہ بیرک گولڈ کے CEO خود موجود تھے، نائس نائس. اور اس کے علاوہ کافی انویسٹر UAE سے، سعودی عرب سے، سعودی منسٹر، ڈپٹی منسٹر انرجی بھی تھے. تو یہ ایک اچھی خبریں ہیں، کیونکہ آرمی چیف نے بھی اس پہ کافی بات کی. جیسے ایگریکلچر پہ انہوں نے کافی کہا کہ ہم پروگریس کریں گے. مائننگ ایک ایسا سبجیکٹ تھا ہمارے پاس بڑے ریسورسز ہیں. جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے مطابق 6 ٹریلین سے زائد، 6 سے 8 تک کے ہمارے ریزروز ہیں. خیر ان کی ڈیولپمنٹ کی بات ہے. ٹیکنالوجی چاہیے، انویسٹمنٹ چاہیے. وہ انویسٹمنٹ آتی ہے تو ارسلان کے ابو کو مسئلہ ہو جاتا ہے. مجھے ایک بات بتاؤ سر، نیب، آپ نے سنا ہوگا کتنے افسر پکڑے جاتے رہے کہ ان کے بارے میں فرض کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس منصوبے کی منظوری دیتے ہوئے ریاست پاکستان کو ممکنہ طور پر اتنے فائدے، اتنا نقصان دیا. مثلا کہ عدنان حیدر کو ٹھیکہ دیا تو اس سے ریاست پاکستان کو ممکنہ طور پر اگر 50 کروڑ روپے کا فائدہ ہو سکتا تھا تو وہ نہیں ہوا. تو بھائی صاحب آپ احتساب کی چکی میں یہی تھی نا یہ بیرک گولڈ. تو ارسلان کے ابو نے تب اس کو روکا. ان سے کو پوچھنے والا ہے پاکستان نے روکا سر. نہیں تو ان کو آج کو کہنے والا ہے کہ آپ کی وجہ سے پاکستان کے کتنے سال ضائع ہوئے. خدا کا واسطہ ہے فیس کرنی ہے چیزیں جو کرو. وی آر ٹاکنگ آف ہارڈ منی. سو آپ آج آپ مجھے جو 6 ٹریلین کی بات کر رہے ہیں سے زائد سر، بابو وہ 6 ٹریلین میں کم از کم 1 ٹریلین تو ایکٹیویٹ ہو چکا ہوتا اگر ہم اس مرحلے سے نہ گزرتے. لیکن عوام میں مقبولیت کی خاطر او کرپشن ہو یہ. اور یار جو فیصلہ لکھتے ہو وہ عالمی اداروں کے سامنے ایک لمحے کو نہیں ٹھہر پاتی اور آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. کیوں؟ گاڈ سے حساب کتاب وہ خالی میرے اور تمہارے اوپر رہ گیا ہے. اور جب ملک دیوالی کے قریب ہے تو سارا ہم ہی پہ نظرہ ڈالنا ہے. یار نہیں کرو ایسے عدنان. آئی ایم ناٹ ان دا ہیبٹ آف خام خواہ کا شور شرابہ اور ماتم کنائی کا، لیکن کیا کروں، زندگی دیکھی یہ تماشے دیکھتے ہوئے. یار اس وقت میں روتا رہا یار، فورن انویسٹر کو اس طرح نہیں بھگاتے. اب فائنلی انہی کے پاس گئے نا آپ. آج بھی پرائم منسٹر نے فورن انویسٹرز کے سامنے بیٹھ کے اپنے نیب کیسز کا رونا رویا. تو وہ تو اب معاف نہیں ہو گئے. انہوں نے اپنا کام تو انہوں کا ہو گیا نا. ساڑھے کو یہی تو روتا ہوں پھر کہ بھئی اپنے تو اب آپ کلیئر ہو گئے ماشاءاللہ. سر ویری رائٹ. بریک. لیکن آپ کو کلیئر کرنے کے لیے میں آج 20 روپے اور دوں گا 1 لیٹر کے. اللہ الحمدللہ. سر ایک بریک ہے ناظرین. بریک کے بعد جو بات کر رہے تھے کہ ہمارا GDP میں 3 سے 5% تک اور 6% تک بھی شیئر جا سکتا ہے، جو کہ 1% سے کم ہے. آف کورس اس میں بڑا پوٹینشیل ہے. اب دیکھنا یہ کہ کیا ہوگا. بریک کے بعد نصرت صاحب بضد ہیں الیکشن کے ڈیلے پہ، اور اس پہ بھی ایک وجہ اور جو کل بھی جسٹیفائی کرتا ہے. بریک کے بعد بات کرتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन। नुसरत जावेद साहब, ये मैंने आपके एजाज में खामोशी की है कि इस कदर कन्विंस्ड हैं आप कि मैं बारिश और सैलाब का जिक्र करूं, आप कहते हैं इलेक्शन डिले हो रहे हैं। मैं निगरान सेटअप की बात करूं, आप कहते हैं इलेक्शन डिले हो रहे हैं। अदनान हैदर, आज तो आपने खैर मुआवजा ही कर दिया, अदबी मुआवजा, कि आपने पेट्रोल महंगाई को भी जस्टिफाई कर दिया, और कर दिया कि जस्टिफाई ने नथी कर दिया। चलो मैं तो चलो नथी कर दिया, मैं लफ्ज बोलना नहीं नहीं, आई एम सॉरी, ये गलत है। मैंने इस आर्गुमेंट में कि इलेक्शन नहीं हो रहे उससे नथी किया। आपने कल भी इस पे डिबेट की थी, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड। मैं 25 तारीख से इस बात पे अटका हूँ, 25 जुलाई से। लेकिन सर उसके लिए सीसीआई का होना जरूरी है, उसके लिए फिर मर्दमशुमारी सीसीआई में आए, वो नोटिफाई हो, उसके बाद इलेक्शन कमीशन, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, बट यू आर वेरी कन्विंस्ड ऑन द। हो जाएगा। देखिए बात सुने मेरी। ओहो यार, सॉरी, इस पे आपने मुझे याद दिला दिया। आई एम रियली सॉरी जी। आज जो है मैं जैसे ही ऑफिस पहुंचा हूँ सर, तो रास्ते में मुझे एक नंबर से बार बार टेलीफोन आ रहा था, तो मैं आमतौर पर अननोन कॉलर नहीं उठाता। डर भी लगता है यार, क्योंकि नामालूम अफराद से तो आपको वाकई खौफ हमेशा रहता है। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ज़ाहिर है इंसान को अपने बचने की फिक्र कर झटपट होनी चाहिए। वैसे इस उम्र में तो नहीं उसके होनी बाद वो ऐस उम्र के अंदर ही तो बंदा ज्यादा बुज़दिल होता है। क्या हो गया तुम्हें? अच्छा, बहरहाल वो ज्यादा वक्त न जाया करो, मुझे सीरियसली मैं बताना चाहता हूँ। तो उसके बाद मैसेज था, आपने तो कल मुझे कर दिया था ना एमक्यूएम की शफों में, यानी दुश्मनों के साथ में शामिल। तो मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, मैंने आपको कहा था यार मेरे कराची में इतने दोस्त हैं आपको अंदाजा नहीं है। उन्होंने कहा सलाम नुसरत भाई, दिस इज हैदर अब्बास रिजवी, एमक्यूएम एमक्यूएम के हैं माशाल्लाह। मैंने दफ्तर पहुंचते ही मेरा प्रोड्यूसर सामने बैठा था, मैं उन्होंने फ़ोन किया, मैं कह रहा भाई सॉरी। मैं फ़ौरन समझ गया क्यों। मैंने फिर उनको कहा कि मैंने कहा भाई की याद उसी वक्त आती है ना जब मेरी तरफ से कुछ। अच्छा, उनकी जवाब का वो सेक्शन जो मुझसे नाला है, वो दूसरी तरफ क्लिप लगा के मेरी जहालत का मजाक उड़ा रहा है। लेकिन हैदर भाई ने बड़ी मोहब्बत से ये कहा कि जी मुझे आप जैसे शख्स से गिला है, मुझे पता है कि आप कराची को जानते हैं, तकरीबन उतना ही जानते हैं जितना मैं जानता हूं, लेकिन आप जब खुद कहते हैं कि जी इंटीरियर सिंध से माइग्रेशन हुई है, आप खुद कहते हैं कि सराइकी एरिया से माइग्रेशन, और ये कल भी आपने कहा, ये मैंने कहा, तो उसके बावजूद जो है आप जिद हैं। उन्होंने कहा कि जी मैं दावे से कहता हूं कि पाकिस्तान की कराची की आबादी इस वक्त कम से कम 3.5 करोड़ है, 3 करोड़ भी। जो बात कल मैं कर रहा था ऑफ कोर्स। और उन्होंने, जाहिर है दोस्त हैं भाई है, उन्होंने तंज करते हुए ये भी कहा कि बाय द वे आपके अजीज जान दोस्त कोट अनकोट इशारा था आसिफ अली जरदारी साहब, उन्होंने भी एक तो मरतबा ये बात पब्लिकली की है। उसके बाद उन्होंने किसी ज़माने में कराची कोर कमांडर रहे और बाद एक अहम रियासती ओहदे से रिटायर्ड हुए। अगरचे वो रिटायर्ड हैं, फिर भी भाई अपने बचने की फिक्र कर झटपट उनका भी नाम लिया। मैं नाम ले देता हूँ, आप ले देंगे, नवीद मुख्तार साहब। हाँ, आप जवान आदमी हैं माशाल्लाह, आपको लपक के शहादत की तरफ बढ़ने का शौक है। पिछली मर्दमशुमारी में बड़ा एक्टिव रोल था उनका, और वो चाहते थे कि चीजें चलें जी। आपने लिया नाम, ये गलत काम में नहीं लिया, मतलब बड़ा अच्छा काम किया। कराची के लोगों को उनका राइट मिले ना। अच्छा, बहरहाल मैंने उनको, नो यू आर कन्विंस्ड कि 3 करोड़ है। मैं अभी भी कन्विंस नहीं। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है, मैं ये बात तस्लीम करने को, हाथ उठाकर ये बात मानने को तैयार हूं कि कराची की आबादी गालिबन पूरी तरह काउंट नहीं की गई। चूंकि आपने तो साबित करना था कि मैं एमक्यूएम का मुखालिफ हूं और तहरीक इंसाफ का चमचा हो चुका हूं, लिहाजा मैं ये कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि बजाय इसको माजी की तलखियों के पर्सपेक्टिव में उजागर करने के, शहरी दही बनाने के, अगर आप ये दलाइल दें कि जी मुंदरजा झेल वजूहात की बिना पर दिस काउंट इज नॉट करेक्ट, की माफी चाहते हुए आप, मुझे लगता है आपके पास थोड़ा सा इल्म नजूम भी है।
वो कैसे? वो ऐसे कि आपने ये बात की 25 जुलाई को, जी। बल्कि आपने 24 को भी हल्का तज़किरा किया था। जी जी। ये जो मर्दम शुमारी वाला इशू है, ये अब सहाफियों लोगों ने भी उठाना शुरू कर दिया, इस पर लिखना भी शुरू हो गया। आज हाँ। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वजीर आजम ने कहीं ये जिक्र किया है कि जो नई मर्दम शुमारी हुई है, इसका इशू हम काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में लेके जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी के तहत इलेक्शन होना चाहिए। ये वजीर आजम ने भी बस से वजीर आजम ने कह दिया, मैं तुम्हें कह रहा हूं, अब वो खुद कह रहे हैं भाई साहब पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, अब मर्दमशुमारी नई को तस्लीम किया जाएगा, तो 4 महीने तो इलेक्शन कमीशन को वैसे ही मिल गए, उसके बाद उस पर कज़िये चलेंगे, तो आराम से जनवरी फरवरी तक चिल करो और उस वक्त तक हम देखते रहेंगे। लेकिन एक नुकसान है, अगर इलेक्शन उससे ज़्यादा चले ना, तभी जो ये कोट शोट पहन के बैठे हो ना, टीवी वाले कह रहे हैं टाइम ज़ाया पे करने हो जो बंदे ने पैसे ला के कुछ और कम करिए आगे ना समय तो भाई हम तो कल ख्वाबे आदम में शमे हिजरा होंगे। मोमिन ने कहा हुआ है तू कहाँ जाएगी, कुछ अपना ठिकाना कर ले, यूट्यूब वगैरह कर लेते हो? नहीं सर, मैं इस पास से जुटुरिया नहीं, मैं यूट्यूबर नु कहना सहाफी घाटी ने। So I work on the field stuff. वो बड़ा आसान, उसमें एक डिफरेंट डिबेट है। अच्छा, सर एक बात है 5 साल का कहीं अमेरिका से? उन्हें ये ना कहा कि मेरे पीछे बंदे ला रहे हैं। सर ये दसो, है वे ऑफ कोर्स वीजा तो आपको पता है मजबूरी होता है लगवाना। अच्छा सर ये बताओ, लगा देते हैं ना। अच्छा, मेरा तो पासपोर्ट भी एक्सपायर हो चुका है। वीजा तो लग गया है ना सर? नहीं। अच्छा सर, दिस इज अ पॉइंट, मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी, क्योंकि ये दो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, दे आर कन्विंस्ड कि इलेक्शन डिले हो जाए? मैं आपको कम से कम ये कह सकता हूँ पूरी जिम्मेदारी से कि नवाज शरीफ साहब की जमात के मतवक्को उम्मीदवारों की अक्सरियत जिनका ताल्लुक पंजाब से है, सर वो चाहती है कि उन्हें 4 से 5 महीने का वक्फा मिले इंतहाबी मुहिम के लिए, ताकि उस वक्त तक लोग अपने पुराने जख्म थोड़े से भूल जाएं और वो को नई कहानी लेकर मार्केट में आ सके। क्या ये आसान होगा इलेक्शन? उसके मुकाबले में पीपल्स पार्टी जो है वो कंफर्टेबल महसूस करती है सिंध में, वो तो बल्कि ये चाहेंगे कि 60 दिनों में हो जाए फिल वक्त। उनका ये ख्याल है कि जैसे जैसे वक्त बढ़ेगा 90 दिनों से भी ज्यादा, तो फिर अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन बन सकती है, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बन सकती है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अवामी भी बन सकती है, जैसे एक मरतबा शहीद भुट्टो बनी थी। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन तो अभी भी है, पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी नहीं, वो तो दोनों इन्हीं के पास है। एक बात मुझे जरा समझाएं जो मेरी समझ में नहीं आ पा रही। आपका पॉइंट ये है कि नून लीग इज कन्विंस्ड बट नॉट पीपल्स पार्टी, ये कैसे हो सकता है कि आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ ऑन बोर्ड ही नहीं है या एक पॉइंट पे नहीं? मैं ये कह रहा हूँ कि आसिफ जरदारी साहब का तो पहले ये ख्याल था कि ऐसी जगह मिल जाएगी कि उनको साउथ पंजाब को केपी वगैरह, हाँ ठीक है। अब ये है कि एक मुहावरा है ना अंग्रेजी का, वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश, और क्या है वो कि हाथ में एक चिड़िया हो ना तो वो बेहतर है। तो सिंध है ना अभी, ऐसा ना हो कि टाइम भी कम है, टाइम भी कम है। अगर ये सारा प्लान हो चुका है, क्योंकि अब आपको मैं चैलेंज करते हुए इसलिए भी माड़ा सा लगता हूँ कि जो स्टेक होल्डर्स ने वो ही कह रहे हैं कि ऐसे आगे चले जाएंगे, कम से कम नवाज शरीफ वाले। सर ये जो निगरान सेटअप आएगा इस पर हम मोर फोकस्ड हो जाएंगे क्योंकि लंबा चलेगा। कम से कम 4 या 5 महीने से कम का तो मुझे निगरान सेटअप नहीं लग रहा बाबू। हाँ मुझे एस मिस्टर जावेद, बाकी क्या कहा जा सकता, हो सकता सारा ही डिसेप्शन हो। पता चले जरा निगरान वजीर आजम है वो ऐलान कर दे कि जी 2 महीने में इलेक्शन करवा रहे हैं और हम सारे कहेंगे ये क्या हुआ हमारे साथ। ये एक खाम ख्याली तो हो सकती है। डिसेप्शन, डी फॉर डिसेप्शन, ये हिकमत अमली का की फैक्टर होता है, कलीदी। सज्जी वहा के खबी मारना पंजाबी नहीं कहते हैं। नहीं, ये सज्जी भी खा के सज्जी ही मार रहे हैं, साढ़े हौसला नहीं कि इन्होंने पता है हमें फेस करने का देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन ब्रेक के बाद जरा हमने क्योंकि कल आपसे बात की थी, बढ़ती हुई दहशतगर्दी और उस पर भी जो है वो टारगेट जो है वो, क्योंकि पॉलिटिकल एक इवेंट था वो हुआ था और उस पर भी नुसरत साहब के पास एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है इस बात को साबित करने में कि वो भी इलेक्शन के डिले में एक किरदार अदा कर सकते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन। सर जो हमला हुआ जिसकी जिम्मेदारी दाइश ने कबूल की, एक तो दाइश के चैप्टर पे भी हम बात करेंगे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल तक उसकी गूंज सुनाई दी। कहीं जो 80s में हुआ तब रशिया के जाने के बाद, क्या अब अमरीकी इनखला के बाद सूरत हाल आपको कहीं उस तरफ तो डेवलप होती नहीं दिखाई दे रही? और दूसरा, इलेक्शन पर उसका इम्पैक्ट भी बताइएगा। बरादर मिल्लत, कल जब मैं आपके साथ इस मौजू पे बात कर रहा था, टोन ग्रिम हो जाती है, अंधोनाक सानेहात जब होते हैं तो आप उस पे जो है वो तमाशागिरी नहीं कर सकते। कल मैंने आपकी खिदमत में अर्ज किया कि यार ये बड़ा वाकया है, और आपने खुद मुझे याद दिलाया कि हाँ जी, इस बरस का दूसरा बड़ा सानेहा है। ठीक ऐसे ही अब मैंने उसी वक्त, आपको याद होगा, बारहा रब्बे करीम से ये फरियाद करते हुए कि मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, मेरे मुंह में खाक, मैंने कहा कि मुझे ये महसूस हो रहा है, मुझे ये खदशा लाहक है कि जैसे 2013 के इलेक्शन में अवामी नेशनल पार्टी को इंतहाबी मुहिम के दौरान निशाना बना के तो उनको फारिग किया गया था। मैंने दोबारा बारहा कहा कि यार मेरे मुंह में खाक, मुझे ये खदशा लाहक है कि शायद इस दफ़ा इंतहा पसंद जो हैं जमीयतुल उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप के उम्मीदवारों के साथ ये रवैया अख्तियार करेंगे। ठीक, अब आप ये भी कह सकते हो शायद मेरी ज़बान काली है या मैं हूँ ही मायूसी का पैगंबर। हाँ, आज अब हमारे साथ बहुत बड़ा मसला ये है कि अभी तक हमारे यानी पैमरा, हमारे रेगुलेटर, हमारे कंट्रोल करने वाले, हमारे जहन को बनाने वाले, क्योंकि वो दुश्मन के बच्चों को पढ़ाने में इतने मसरूफ रहे कि मेरे जैसे लोगों को पढ़ा ना पाए, हमें ये बता नहीं पाए कि हमें दहशतगर्दी को कैसे डिस्कस करना है, डील करना या ना करना ऑन टीवी स्क्रीन। हमें सहाफ़ी के तौर पर अव्वल तो हमें, अगर आप वाक़तन सहाफ़ी हैं तो आपको किसी से हदायतनामा खामन देने की ज़रूरत नहीं। आपको मालूम होना चाहिए कि आपने दहशतगर्दी का जिक्र करते हुए दहशतगर्दी की हौसला अफजाई नहीं करनी है, बल्कि उसकी दिल शिकनी करनी है। बहरहाल दाइश ने एक बाकायदा 92 सफ़हात का, 92 होता है 92, जी सर, सफ़हात पर मुश्तमिल एक किताबचा जारी किया है अपनी। अच्छा देखिए, दाइश जो है ये तो वर्ल्ड रिकग्नाइज है कि उन्होंने, देखिए, बरतानिया जैसे, फ्रांस जैसे, हत्ता के स्वीडन जैसे शहरों से उन्होंने वहां पे पैदा हुई बच्चों को उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अट्रैक्ट करके, वो इतने आप मेरी इल्तिजा सुनने, सिर्फ मैं एक बात करना चाह रहा हूँ, उसमें उन्होंने ये 92 सफ़हात नहीं है, ये उन्होंने अपने नुक्ता नज़र से फर्द जुर्म आयद की है जमीयतुल उलमा इस्लाम के खिलाफ कि ये लोग वैसे इस्लाम के बनते हैं वगैरह वगैरह, और इंतहाबी सियासत, क्योंकि इंतहाबी सियासत उनकी दानिश में तो कुफ्र है ना, ये सारे सल्फी कायद के वो हैं, है ना। अब यार खुदा का वास्ता है, वी हैव टू डील विद इट ना सर। अब उनका सोशल मीडिया या वो जो जिस तरह की वीडियो डील करते हैं कि वो अरब वाली साइड पे, इराक और मिस्र में तो वो अरबी में करते हैं, यहाँ उन्हें अब नया शुरू कर दिया कि वो पश्तो में मैसेज और वो प्रिंटिंग करते हैं। एक अहम बात जो जी है, देखें सर, हमने तो इन्हीं चीज़ों को डील करना है। अब ये वो सारे लोग हैं जो टीटीपी से अलहदा हुए, टीटीपी से नाराज हुए, अलहदा ग्रुप बने, फिर उन्हें एक स्पेस मिल गई। असलम फारूकी जब जेल से भागा था, तो जब फॉल ऑफ काबुल हुआ तो ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। असलम फारूकी से एक आध दफ़ा मुझे बात करने का मौका मिला। असलम फारूकी इस बात पे कन्विंस्ड है कि इस जो हमारे इलाके हैं, कबायली इलाके पाकिस्तान के और बॉर्डर में जो कबाइल बसते हैं अफगानिस्तान के, वहाँ खालिसतन शरीयत का नफाज होना चाहिए। उन्होंने कहा जी हम अमेरिका से जंग नहीं लड़ रहे से। नहीं तो हमसे क्या इख्तिलाफ है, नहीं आप इस्लामाबाद में क्यों नहीं? वो कहते हैं वो कहते हैं हमारे इलाकों में शरीयत है, हमारे इलाकों में शरीयत होनी चाहिए, हमें गैर इलाका शुमार है। वो उनका एक अपना दाइश के पास सर स्पेस मिली है ना जंग लड़ने के लिए।
उनका ये पॉइंट था, ये असलम फारूकी के लफ्ज ठीक है। कि हम अमेरिका से नहीं लड़ रहे थे, हम उस कुव्वत से लड़ रहे थे जो हमारी शरीयत के खिलाफ थी। अब तो अमेरिका चला गया, तो अब किससे लड़ोगे? उसने कहा जी अब मुझसे लड़ेंगे जो शरीयत का मुखालिफ होगा। ठीक, चल। बहरहाल अब उस ज़िम्न में हमारी सबसे ज़्यादा उम्मीदें किनसे वाबस्ता हैं कि यार जिनके काबुल में लौटने पे हमने खुशी के शादियाने बजाय हमने कहा गुलामी की हम जंजीरें फाते, तोड़ दी हम गई। जैसे फाते हैं। नहीं, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी, ठीक है ना भैया। फिर वो चाय वाय भी पी हमने और कहा कि घबराएं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप भी गालिबन वो बन खाली कब था सर? खाली कब था? अच्छा, चलो शायद इसलिए कहा होगा कि घबराएं नहीं, चाय आ जाएगी। खैर एनीवे, चाय का, और वो भी ठंडी हो चुकी थी जब एनीवे हाथ व्हाट आई में- वांट टू से इज, मैं जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं कि हमें जिन पे उम्मीद है उन्होंने 2 रोज टेक्निकली तालिबान, इस्लामिक अमारात तालिबान या इस्लामिक अमारात अफगानिस्तान, इस्लामिक अमारात अफगानिस्तान, इनको अमेरिका रिकग्नाइज नहीं करता है ऑफिशियली। इसके बावजूद मेरा नहीं, ज़ल्म खलीलजाद की जगह जो साहब नए अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के नुमाइंदा खुसूसी मुतय्यन हुए हैं, नाम है जिनका टॉमस वेस्ट, उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है जिसमें वो फरमाते हैं कि 2 दिन की मेरी सीनियर तालिबान नुमाइंदों और अफगान टेक्नोक्रेट्स के साथ दोहा में मुलाकात हुई। इन 2 दिन तक जारी रही मीटिंग्स खुदा के लिए, उनमें क्या क्या डिस्कस हुआ है? क्रिटिकल इंटरेस्ट इन पाकिस्तान या अफगानिस्तान, उसके अलावा अफगानिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन, इंसानी हुकूक, इंसानी ज़रूरियात, सिक्योरिटी कमिटमेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, और काउंटर। अब इसका जो आगे तफसीली जो बयान है ना मीडिया का, वो एक चौंका देने वाला है। उन्होंने कहा कि अमेरिकन जो वफ्द है ना, उसको अफगानिस्तान के सेंट्रल बैंक और अफगानिस्तान की वजारत फाइनेंस से मिलकर बहुत खुशी हुई। क्यों? कि उन्होंने ये महसूस किया कि रीसेंट जो डाटा है वो ये बता रहा है कि अफगानिस्तान में अफरात-ए-ज़र कम हो रहा है। उठे ना चले जाइए या ऐसा करें कि डार साहब को वहां भेज देते हैं और वहां के वजीर खजाना को यहाँ बुला लेते हैं। नहीं नहीं, बखुदा ही टाइम कम है, अमेरिकन प्रेस रिलीज है, टाइम अफरात-ए-ज़र कम है। दूसरा 10 सेकंड, उनकी इंपोर्ट्स भी बढ़ी है और माशाअल्लाह बरामदात भी उनके काफी बढ़ी है। बेहतर हुए हैं। अफगानिस्तान के तालिबान चाहते हैं कि टीटीपी का वजूद रहे पर दाइश का नहीं। भाई साहब, लेकिन वो डायरेक्ट उनका मुकमुका अमेरिका से हो गया, वो हमारी क्यों सुने? वो नहीं सुनेंगे, लेकिन उनका अपना एक परसेप्शन ये है कि टीटीपी रहे पर दाइश ना रहे। तो मेरे प्यारे अफगानी तालिबानों, इस वक्त दाइश के अंदर जितने लोग हैं, लीडरशिप से लेकर नीचे लोअर कमांडर तक, वो सारे टीटीपी कैंप से यहाँ आए हुए हैं। तो अगर दाइश का खात्मा चाहते हैं तो आपको टीटीपी का भी खात्मा करना पड़ेगा। आज का शो बस यहीं तक। मुझे और नुसरत जावेद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।